हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी तुम्बाड़ की। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक देवी की मूर्ति को दिखाया जाता है, पूर्ति की देवी। पूर्ति की देवी अनगिनत सोने और अनाज का भंडार है और हमारी पृथ्वी उनकी कोख। इसी कोख से 1600 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन पूर्ति की देवी को सबसे प्यारा था अपना पहला बेटा हस्तर। पर हस्तर की नजर थी सोने और अनाज पे, तो उसने मनमानी से सोना तो ले लिया, पर जब अनाज लेने लगा तो सभी देवी देवताओं ने उस पे हमला कर दिया। हस्तर का खात्मा होने ही वाला था, पर पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पे कि कोई हस्तर की पूजा नहीं करेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए और हस्तर अपनी माँ की गोद में सोता रहा और सालों गुजर जाते हैं और वो अपने बेटे को अपने अंदर छुपा कर रखती है। अब वो जगह जहाँ तुम्बाड़, जहाँ पर उस मूर्ति ने अपने साथ अपने बेटे को रखा हुआ था, तभी वहाँ के लोग उस जगह को मंदिर बना देते हैं और वो हस्तर की पूजा करने लगते हैं, जिसकी पूजा करने से मना किया गया था। लेकिन अब सब लोग पूजा करने लग गए थे, तो ये देखते हुए उनके बाकी देवताओं को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। अब काफी साल गुजर जाने के बाद हमें इस गांव तुम्बाड़ में एक औरत को दिखाया जाता है, जिसका नाम ज्योति होता है। अब वो औरत एक सरकार के बारे में आती है और यहाँ पर एक ही पंडित जिंदा था, जिसका नाम था सरकार। इसीलिए इस जगह को सरकार का बारा कहा जाता था और यहाँ पर आकर वो औरत उसे सेक्सुअल प्लेजर देती है। इसके पीछे का कारण था कि वो सरकार उसे एक सोने की मुद्रा दे दे, जो कि उसके घर में हस्तर की मूर्ति पर रखा था। पर सरकार का कहना था कि सोने की मुद्रा ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए कमाना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ज्योति के दोनों बेटों की तरफ। इसके बड़े बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव था और यहाँ पर दोनों बेटे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रोजाना उस सरकार के पास जाया करती थी और आज वो काफी ज्यादा लेट हो गई थी। और यहाँ पर इसके दोनों बेटे आपस में बात करते हैं कि दादी को खाना कौन देगा। दरअसल इनके घर में एक बूढ़ी औरत रहती है, जिसको ये सब लोग दादी कहते थे और उस दादी की एज 200 साल से ऊपर थी और उनकी पूरी बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसके बाद ज्योति के दोनों बेटे दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनकी माँ भी आ जाती है। तभी उसका बेटा अपनी माँ से पूछता है कि क्या आपको सोने की मुद्रा मिला। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और उन सब को पता चलता है कि सरकार की मौत हो गई है। वो लोग अब सरकार का दाह संस्कार करते हैं। इसके बाद ज्योति अपने बेटों से कहती है कि अब वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। ज्योति अपने बेटों को दूसरे शहर जाने को कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका एक बेटा पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। तभी वो अचानक वहाँ से गिर जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी उसका दूसरा भाई विनायक राव अपनी माँ को बुलाने के लिए जाता है और उसकी माँ उसको वैद्य के पास लेकर जाने लगती है। लेकिन उसका बेटा विनायक राव उससे पूछता है कि अगर दादी को भूख लगे तो मैं उसको क्या कहूँ। ज्योति उससे कहती है कि उसे खाना दे देना और अगर इससे ज्यादा वो तंग करे तो उसको कह देना कि दादी सो जाओ, वरना हस्तर आ जाएगा। और इसके बाद सेम ऐसा ही होता है और फिर अचानक से उसकी दादी उसको कहती है कि क्या तुम्हें खजाना चाहिए। तभी विनायक लालच में आकर उसके दरवाजे के पास चला जाता है कि शायद दादी खजाने का रास्ता बता दे। जब विनायक अंदर जाता है तो दादी उसको कहती है कि सरकार के बारे में खजाना है। इससे पहले विनायक कुछ और पूछता, दादी उस पर हमला कर देती है और दादी उसको पकड़कर मारने लगती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। विनायक यहाँ पर उस शब्द को याद करने की बहुत कोशिश करता है जो उसकी माँ उसको बताकर गई थी और दादी विनायक को खींचकर उसकी गर्दन काटने के लिए उसको अंदर ले जाती है और फाइनली यहाँ पर विनायक को वह शब्द याद आ जाता है जो उसकी माँ कहकर गई थी, सो जा दादी, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। और ये सुनते ही दादी सो जाती है और तभी वहाँ पर विनायक की माँ भी आ जाती है। विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है और उसकी माँ कुछ नहीं बताती, क्योंकि विनायक का भाई मर चुका था और उसकी माँ अब उसको कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और सुबह होते ही ये लोग नाव में बैठकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब विनायक फिर से अपनी माँ से उस सोने की मुद्रा के बारे में पूछता है तो उसकी माँ विनायक को एक सोने की मुद्रा दे देती है और विनायक अपनी माँ से कहता है कि अगर हम दादी को खाना नहीं देंगे तो वो ऐसे ही शायद भूखा रहकर हमें खजाने के बारे में बता दे। लेकिन उसकी माँ यहाँ पर उसको चुप करा देती है और अपनी कसम देती है कि वो आज के बाद इस तुम्बाड़ गांव में नहीं आएगा। शायद उसकी माँ ने अपने बेटे को खोकर अपनी लालच का सबक सीख लिया था। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि विनायक अब बड़ा हो गया है और वो दोबारा से तुम्बाड़ गाँव में आता है।
क्योंकि शायद आज भी उसके दिल में इस बात का लालच था जिस खजाने के बारे में उसकी दादी उसको बताया था। इसीलिए वो सबसे पहले अपने घर आता है और देखता है कि दादी आज भी जिंदा है, लेकिन उसके सीने में एक काफी बड़ा पेड़ उग चुका है। और विनायक फिर से अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है और वो कहता है कि दादी, अगर आप मुझे खजाने के बारे में बता दे तो वो खजाना हम दोनों आपस में बांट लेंगे। उसकी दादी उससे कहती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और अब मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती। विनायक अपनी दादी से डील करता है कि आप मुझे खजाने के बारे में बता दे और मैं आपको आपकी जान से आजाद कर दूंगा। तभी उसकी दादी उसको बताती है कि कई साल पहले की बात है, मैं कुएं में उतरने में माहिर थी और अब फाइनली विनायक को पता चल जाता है कि खजाना कुएं में है और अब वो उस जगह का भी पता लगा लेता है जिस जगह पर वो कुआं था और वो उस कुएं में उतरने की प्रैक्टिस भी कर लेता है। लेकिन वहाँ से खजाना कैसे लाना है ये बात उसको अभी भी पता नहीं चलती। और फिर वो दोबारा दादी के पास आता है और दादी उसको सारा राज बता देती है। इसके बाद विनायक दादी समेत अपने घर को आग लगा देता है क्योंकि उसने दादी से वादा किया था। और जब वो एक सोने की मुद्रा को लेकर अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। वो अनाज पीसकर बेचती है। यहाँ विनायक अपनी बीवी को कहता है कि मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। अब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं, हमारे दिन बदल जाएंगे और हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। और फिर विनायक अगले दिन अपनी हालत को ठीक करके उस पंडित के पास आता है जिससे उसने कभी कर्जा लिया था। वो उसको वो सोने की मुद्रा दिखाता है और उससे पूछता है कि कितने पैसे की है। और यहाँ पर विनायक अपना कर्ज वापस कर देता है जो उसने पंडित से लिया था। और अब विनायक इसी तरह कुछ दिन बाद तुम्बाड़ गांव जाता है और वहाँ से कुछ सोने की मुद्राएं लेकर आ जाता है और उनको शहर में आकर बेच देता था। इसी तरह वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। विनायक का घर भी बदल गया था और उसकी कंडीशन भी काफी अच्छी हो गई। और अब उस पंडित के दिल में भी लालच आ गया था जिसके पास से विनायक ने कुछ पैसे उधार लिए थे। अब पंडित विनायक के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे अपने काम में हिस्सेदार बना ले, लेकिन विनायक उस पंडित की बात को नहीं मानता। अब उस पंडित के दिल में लालच था कि वो भी तुम्बाड़ गांव जाकर सोने की मुद्रा को लेकर आए। तभी वो पंडित 2 दिन के लिए एक वैश्य को पैसे देता है कि वो विनायक के साथ रहे और उसे रोक कर रखे ताकि वो तुम्बाड़ गांव जाकर उस खजाने का पता लगा सके। लेकिन वो वैश्य और ज्यादा पैसे की लालच में विनायक को सब कुछ बता देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ गांव की तरफ। वहाँ पर हम पंडित को देखते हैं जो अब तुम्बाड़ गांव में पहुँच गया था। इसके पीछे ही विनायक भी आ जाता है जिसकी नजर सिर्फ पंडित पर थी, लेकिन विनायक जानबूझकर उस पंडित को सब कुछ दिखाता है कि वो किस वक्त क्या करता है। तो पंडित देखता है कि विनायक एक कुएं में उतरता है और उसके कुछ देर बाद वहाँ से बहुत ज्यादा सोने की मुद्राएं लेकर आ जाता है और अब वो पंडित भी ऐसा ही करता है। इसके बाद पंडित कुएं में उतरकर काफी आगे जाता है क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा तंग था और इस कुएं की दीवारें लाल रंग की थी और यहाँ पर साफ महसूस हो रहा था कि कोई सांस ले रहा है। यहाँ पंडित एक छोटे से ट्रंक को देखता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक छोटी सी आटे की गुड़िया निकलती है। वो जब उस गुड़िया को पकड़ता है तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है। अब हस्तर उस गुड़िया के साथ ही पंडित को भी खा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर विनायक आ जाता है और वो देखता है कि पंडित का भी वही हाल था जो उसकी दादी का था, लेकिन पंडित ने कभी विनायक की मदद की थी, इसीलिए वो उसकी मदद करता है और उसे उसकी जान से आजाद कर देता है क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा दुख में था। दरअसल यहाँ पर हस्तर का एक वरदान था क्योंकि इंसान कभी भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन हस्तर का ये कर्ज था कि कोई भी जब उसकी जगह पर आएगा या वो उसको काट लेगा तो वो इंसान हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। लेकिन हमेशा जिंदा रहने के साथ ही उस इंसान की पूरी बॉडी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जैसा कि हमें स्टार्टिंग में दादी की बॉडी को दिखाया गया था या फिर अब इस पंडित की बॉडी को दिखाया गया है। इसके बाद की कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल बाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि विनायक राव के 3 बच्चे हो चुके होते हैं, 2 लड़कियां जो कि जुड़वा होती हैं और एक बड़ा बेटा जिसका नाम होता है पांडुरंग। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि पांडुरंग एक पैर से अपाहिज है और विनायक अपने ही घर में अपने बेटे को एक छोटा सा वर्क स्टेशन बनाकर देता है जहाँ पर वो कुएं में नीचे उतरने की प्रैक्टिस करता है और रोजाना इस बात को नोट करता है कि उसने ये काम कितने सेकंड में या कितने वक्त में पूरा किया। अब यहाँ पर सरकार ने उस गांव को अपने अंडर लेने का फैसला कर लिया था। जब ये बात विनायक को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो कैसे वहाँ पर जाकर सोने की मुद्रा को लेकर आएगा।
क्योंकि विनायक राव अब बूढ़ा होता जा रहा था, इसीलिए अब वो अपने बेटे को इस चीज की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। और अब विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ गांव पहुंच जाता है और उसको यहाँ पर लाकर आटे की गुड़िया बनाना भी सिखाता है और कहता है कि तुम आटे की गुड़िया में थोड़े से पत्थरों को भी शामिल कर देना, ताकि हस्तर खाते हुए काफी टाइम लगाए और चोरी करने में भी वक्त मिल जाएगा। अब विनायक और उसका बेटा जब कुएं के अंदर जाते हैं तो विनायक का बेटा अपने पास गलती से एक आटे की गुड़िया को रख लेता है, जिसे देखकर हस्तर वहां पर फौरन आ जाता है। इसके बाद विनायक और उसका बेटा जैसे तैसे ऊपर आ जाते हैं और विनायक अपने बेटे को डांटता है, लेकिन विनायक के बेटे ने एक सोने की मुद्रा को उठा लिया था। घर आने पर अपनी पहली सोने की मुद्रा जब पांडुरंग अपनी माँ को दिखाता है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें ये कैसे मिला। पांडुरंग कहता है कि ये सब बाबा और हम देख लेंगे, तू सिर्फ घर संभाल आई। इसका मतलब ये था कि आज तक ये राज सिर्फ और सिर्फ विनायक राव ही जानता था कि वो किस तरीके से नीचे उस कुएं में उतरकर इन मुद्राओं को इकट्ठा करता है। और अब जैसा कि लालची और कामुकता इस पूरे परिवार की सदियों पीढ़ी में जुड़ी हुई थी, तो विनायक का बेटा पांडुरंग भी इसी कामुकता की वजह से उसी वैश्या के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जिस तरीके से मेरे पापा तेरे पास में आते हैं, मैं भी बड़ा होकर तेरे पास ही आऊंगा। और वो गिफ्ट में अपनी पहली कमाई यानी अपनी पहली सोने की मुद्रा उसे दे देता है। रात को जब विनायक राव उस औरत के पास में पहुंचता है तो वो उसे सोने की मुद्रा दिखाती है और कहती है कि ये मुझे पांडुरंग ने दी है। इस बात से विनायक गुस्से में सीधा आकर अपने बेटे को पटक पटक कर धोता है और कहता है कि तुझे लड़कियां चाहिए, बड़ा बनेगा, मेरी कॉपी करेगा। एक तू वैसे ही 12 सरकार के हाथ जाने वाला है, अब मैं वैसे भी यहाँ पर जा नहीं सकता, और तू लालची उस लड़की को पाना चाहता है। मगर जूते खाते वक्त भी पांडुरंग के दिमाग के अंदर लालचीपन नहीं जाता है और वो कहता है कि अगर हम कुछ ही टाइम में ज्यादा पैसे कमा ले तो, क्योंकि हम एक एक कर उसे गुड़िया देते हैं, क्या हो अगर हम उसे बहुत सारी गुड़िया एक ही बार में दे, तो वो खाने में काफी बिजी हो जाएगा और हमारे पास में काफी सारा टाइम मिल जाएगा उन सोने की मुद्राओं को लाने में। अब अगले दिन विनायक और उसका बेटा अपने प्लान पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद विनायक और उसका बेटा बहुत ज्यादा आटा लेकर तुम्बाड़ गाँव की तरफ चले जाते हैं और वो दोनों उस कुएं के बाहर बैठकर बहुत ज्यादा आटे की गुड़िया बनाते हैं। और अब वो जैसे ही कुएं में उतरते हैं वो ट्रंक के इर्द गिर्द आटे का घेरा बना देते हैं, जिसकी वजह से हस्तर उनके करीब नहीं आ सकेगा और वो बहुत सारे गुड़िया को वहाँ पर फेंक देते हैं। और वो जैसे ही इन गुड़िया को फेंकते हैं तो जितनी ज्यादा गुड़िया होती है वहाँ पर उतने ज्यादा हस्तर आ जाते हैं। लेकिन जो उन लोगों ने आटे का दायरा बनाया था उसके पास हस्तर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका कारण ये था कि हस्तर ने अपनी माँ से सारी दौलत ले ली थी, लेकिन जब वो अनाज लेने लगा तो उस पर देवताओं ने हमला कर दिया था और उसके ऊपर एक बात का कर्ज था कि वो अनाज को अपने हाथों से नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर तो अनाज हस्तर को इंसान खुद दे रहे थे, तो वो इतने सालों के बाद उस अनाज को क्यों न खाता, और इसी वजह से वो उस दायरे को पार नहीं कर सकता था। और अब काफी रात हो चुकी थी। विनायक और उसका बेटा उसी दायरे में बैठकर वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही गुड़िया खत्म हो हस्तर की तादाद भी खत्म हो जाए। लेकिन उनके पास एक और बड़ी गुड़िया पड़ी थी, यानी कि अभी एक और हस्तर बचा हुआ है। और विनायक उस बड़ी गुड़िया से छोटी छोटी गुड़िया बनाकर अपने पूरी बॉडी पर बांध लेता है। यहाँ पर विनायक राव अपने आप को सेक्रीफाइस के अलावा और कुछ सोच नहीं पाता। उसका बेटा पांडुरंग उसे देखकर रोता है और कहता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए विनायक को यही आइडिया सुटेबल लगता है और अब वो खुद उस घेरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही हस्तर विनायक के पीछे जाता है और इस घेरे से टच होकर सभी हस्तर मर जाते हैं। और फाइनली ऐसा मोमेंट आता है कि यहाँ पर सभी हस्तर खत्म हो गए थे और अब विनायक का बेटा उस कुएं से बाहर आ जाता है और वो कुएं से आकर अपने पिता को देखता है तो अब विनायक की वही हालत हो चुकी थी जो कि उसकी दादी और उस पंडित की थी। और यहाँ पर वो अपने बेटे को सोने की मुद्राएं की एक थैली देता है। विनायक अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें यही सब चाहिए था ना, इसी के लिए तू यहाँ तक आया था ना, ले जा मुझसे। लेकिन तभी विनायक के बेटे को उसकी कही हुई बात याद आती है कि हमें ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, हम हस्तर के वरदान से जिंदा तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में हो और पूरा शरीर सड़ गल जाए। और इसी वजह से वो लालच यानी कि वो सोने की मुद्रा को न लेकर अपने पिता की मुक्ति के बारे में सोचता है और वो उसे जला देता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। बाकी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।